नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये है राज्य व्यवस्था की क्लास नंबर 3, ठीक है। और ये है हमारी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की पीडीएफ। ये पेड पीडीएफ है साथियों, और इसमें जो है संविधान के वो सारे के सारे सवाल आपको मिलेंगे जो आपके पेपर में आते हैं, ठीक है। इसको दो भागों में बना के तैयार किया गया है। पहला है कंपाइलेशन और दूसरा है लिस्टिंग, ठीक है। यानी जितना भी आपके भारतीय संविधान या राज्य व्यवस्था से सवाल आते हैं वो सब के सब आपको इस पीडीएफ में मिल जाते हैं, ठीक है। देखिए, अगर आप इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो फिर ऐसे में आपको हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं ये कुछ नंबर हैं यहाँ पर, जिन पे कॉल करके आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं, पहली बात, ठीक है। दूसरा, अगर आपको लगता है कि नहीं भैया मैं इसके साथ जुड़ना नहीं चाहता, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो भी देखिए हमारी जितनी भी पीडीएफ है, ठीक है, हमारी जितनी भी पेड पीडीएफ है हम उन्हीं पर ही वीडियो बनाते हैं, और वो वीडियो सारे के सारे फ्री हैं। इस चैनल पर भी फ्री हैं और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के चैनल पर भी बिल्कुल मुफ्त है, फ्री है। तो अगर आपके पास आर्थिक अभाव है लेकिन आपके पास थोड़ा सा इंटरनेट है तो आप उसका सदुपयोग करिए और हमारे फ्री चैनल पर जाकर के उसको वीडियोस को देख लीजिए, क्योंकि हम जितनी भी वीडियोस बनाते हैं वो सब हमारी इसी कंपाइलेशन और लिस्टिंग पीडीएफ से ही तैयार की जाती हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। उसके लिए आपको कोई भी पैसा नहीं देना है। तो चलिए ठीक है, ये हुई थोड़ा सा इसकी बात पीडीएफ के बारे में। और साथियों, अब हम जो है यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं भारतीय संविधान की क्लास नंबर 3 के बारे में। देखो साथियों, क्लास नंबर 1 और 2 में मैंने आपको बताया कि संविधान क्या है, संविधान किस तरीके से, संविधान के प्रकार क्या होते हैं, लिखित संविधान, अलिखित संविधान, नम्य संविधान, अनम्य संविधान, ये मैंने आपको बताया। फिर क्लास नंबर 2 में मैंने आपको बताया संविधान सभा का गठन, संविधान सभा किस तरीके से बनी। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है संविधान के प्रमुख स्रोत, ठीक है। जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है संविधान के प्रमुख स्रोत। तो चलिए मैं सीधे वहीं पर चलता हूँ, ठीक है, ओके। तो ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये है भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत, आप देख पाएंगे यहाँ पर, और इसकी आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, भारतीय संविधान के बारे में यदि हम बात करें तो भारतीय संविधान जो है विश्व के बहुत सारे संविधानों का जो है एक प्रकार से निचोड़ है, ठीक है ना। यदि अच्छा, थोड़ा सा इसको हम सेट कर लेते हैं, चलिए, ओके, ठीक है। यदि हम भारतीय संविधान की बात करें साथियों, तो भारतीय संविधान जो है दुनिया के विभिन्न संविधानों का कहीं ना कहीं जो है उनकी जितनी भी अच्छी बातें हैं उन सबको भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। भारतीय संविधान को बनाने से पहले करीब करीब 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया और उनकी सभी अच्छी बेहतर बातों को भारतीय संविधान में भारतीय परिप्रेक्ष्य के अनुसार सम्मिलित कर लिया गया, ठीक है। इसी क्रम में यदि हम देखें तो करीब करीब 10 ऐसे बड़े देश हैं जिनसे हमने संविधान की महत्वपूर्ण चीज़ों को लिया है। उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण है और ये सभी एग्जाम्स के लिए ज़रूरी है, चाहे आप तैयारी कर रहे हैं आरओ के लिए, बीओ के लिए, पीसीएस के लिए, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर, इवन वनडे एग्जाम में वीडियो की तैयारी कर रहे हो आप, फॉरेस्ट दरोगा की तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ पर जो है इससे पेपर में सवाल पूछे जाने के चांस रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं यहाँ शुरू करता हूँ। देखो, सबसे पहली चीज़ है यहाँ पर जर्मनी। जर्मनी से हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं भारतीय संविधान में, उसकी हम बात करेंगे। चलिए ठीक है, जर्मनी से हमने क्या लिया है। देखिए, मच्छर जो है हमारे बोर्ड को चला रहा है, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया, सॉरी जर्मनी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया से देखिए हमने क्या लिया है, ऑस्ट्रेलिया से हमने कुछ चीज़ें ली हैं, जैसे समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, ठीक है। समवर्ती सूची क्या होती है, तो भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसके अंतर्गत साथियों शक्तियों का बंटवारा किया गया है और 3 प्रकार की जो है यहाँ पर आपको 3 प्रकार की जो है 3 प्रकार की सूचियों का उल्लेख उसमें मिलता है। जैसे कौन कौन सी है, जरा मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, ठीक है। पहली है केंद्र सूची, केंद्र सूची। दूसरी है साथियों राज्य सूची, और तीसरी है समवर्ती सूची। जरा ये क्या होती है मैं बहुत शॉर्ट में आपको बता देता हूँ जिससे आपकी एक समझ विकसित हो जाए, ठीक है। ये जितनी भी सूचियां हैं तीनों की तीनों ये कहाँ मिलती हैं, 7वीं अनुसूची में, 7th शेड्यूल में। आगे हम देखिए इनको भी पढ़ेंगे, जो हमारे शेड्यूल्स हैं इनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी हम नॉर्मल बात करते हैं। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत शक्तियों का बंटवारा किया गया है, जिसके अंतर्गत केंद्र सूची बनाई गई है। ऑब्वियस बात है, केंद्र सूची के विषयों पर कानून कौन बनाएगा, केंद्र सरकार। राज्य सूची के विषयों पर कौन कानून बनाएगा, राज्य सरकार। और समवर्ती के विषयों पर कौन कानून बनाएगा,
राज्य एवं केंद्र दोनों ही सरकारें मिलकर के काम करेंगे। राज्य एवं केंद्र दोनों ही कानून बनाएंगे, यानी केंद्र भी कानून बनाएगा और राज्य भी कानून बना देगा। ऐसे विषय कहलाते हैं समवर्ती सूची के विषय। साथियों, तो जो समवर्ती सूची का कॉन्सेप्ट है ये हमने कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। आपको याद रखना चाहिए, महत्वपूर्ण है। ठीक है, बात समझ में आई? केंद्र सूची के विषयों पर केंद्र कानून बनाएगा, राज्य सूची के विषयों पर राज्य कानून बनाएगा और समवर्ती पर कानून बनाएंगे, दोनों ही याद रखना। जैसे केंद्र सूची में हम बात करें तो रेल है, बैंक है, इन सब पर कौन कानून बनाता है? केंद्र सरकार बनाती है। बैंक किसके अधीन है? केंद्र के अधीन है, राज्य के अधीन थोड़ी है बैंक। या रेलवे किसके अधीन है? केंद्र के अधीन है। आर्मी किसके अधीन है? केंद्र के अधीन है। फिर हम बात करते हैं राज्य में, तो राज्य सूची का एक एग्जांपल ले लो। यहाँ पर राज्य सूची का एक बेस्ट एग्जांपल है पुलिस, है ना। पुलिस इसका बेस्ट एग्जांपल है। यूपी पुलिस किसके अधीन है? राज्य के अधीन है। अब आप कहोगे दिल्ली पुलिस, तो भैया दिल्ली पुलिस केंद्र के अधीन आती है, ध्यान रखना। ठीक है ना, दिल्ली पुलिस केंद्र के अधीन है। इसके अलावा जो आपका जो पांडिचेरी पुलिस है वो भी केंद्र के अधीन है। ठीक है, याद रखेंगे। इनको अगर छोड़ दें तो अपना यूपी पुलिस है, बिहार पुलिस है, उत्तराखंड पुलिस है, ये सब किसके अधीन है? राज्य के अधीन है। बात करें समवर्ती सूची की, तो शिक्षा के सूची में आता है, समवर्ती सूची में आता है। इस पर केंद्र भी कानून बनाता है, राज्य भी कानून बनाते हैं, दोनों ही कानून बनाते हैं। तो ये है आपकी सूचियाँ। ठीक है, और ये जो कॉन्सेप्ट है हमने कहाँ से लिया है साथियों? ऑस्ट्रेलिया के समवर्ती सूची की बात हो रही है। समवर्ती सूची का सिद्धांत कहाँ से लिया है हमने? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। ये ध्यान रखना, जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक करनी होती है तो ये कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है साथियों? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक हम तब करते हैं जब संसद के दोनों सदनों में कोई गतिरोध हो। संसद के दोनों सदनों से अर्थ है यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा। अगर लोकसभा और राज्यसभा में किसी मुद्दे को लेकर के गतिरोध होता है तो ऐसी स्थिति में संसद के दोनों सदनों को एक साथ बुला करके उनमें जो है बैठक करवाई जाती है। इस सिद्धांत को कहा जाता है साथियों संयुक्त बैठक, जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन। हम ध्यान रखेंगे जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में है। और जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन यानी संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाते हैं? भारत के राष्ट्रपति। और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता सदैव और सदैव करती है लोकसभा। ये बेसिक फैक्ट है, आपको याद होने चाहिए। चलिए, फिर है जर्मनी। जर्मनी से देखो हमने क्या लिया है साथियों? देखिए जर्मनी से हमने क्या लिया है मैं आपको बता देता हूँ। जर्मनी से हमने क्या लिया है? जर्मनी से हमने लिए हैं आपातकालीन उपबंध। इमरजेंसी में हम किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें हमने कहाँ से ली हैं? जर्मनी से ली हैं। ठीक है, सोवियत संघ की यदि बात करें कि सोवियत संघ रूस से हमने क्या लिया है, तो रूस से लिया मौलिक कर्तव्य, बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रस्तावना में जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का जो आदर्श है ये भी हमने कहाँ से लिया है साथियों? रूस या सोवियत संघ से ही लिया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है फ्रांस का संविधान। फ्रांस के संविधान से हमने देखो क्या लिया है? फ्रांस के संविधान से हमने लिया है गणतंत्रात्मक शासन। ठीक है ना, ध्यान रखना यहाँ पर एक शब्द आया है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, इस शब्द का अर्थ आपको समझना बेहद ही ज़रूरी है। शब्द है गणतंत्र। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ होता है? ठीक है, भारत स्वतंत्र तो है लेकिन भारत स्वतंत्र होने के साथ साथ गणतंत्र भी है। इसका अर्थ क्या है, जरा शॉर्ट में समझ लीजिए। गणतंत्र का अर्थ होता है जहां वंशानुगत शासन व्यवस्था ना हो, जहां वंशानुगत शासन व्यवस्था ना हो। यहाँ पर वंशानुगत शासन व्यवस्था ना हो, वहाँ पर होता है गणतंत्र। क्या भारत में वंशानुगत शासन व्यवस्था है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव होता है और राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो हर पाँच साल बाद होगा, 5 वर्ष बाद होगा, ये बात तय है। अभी हमारी राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी देवी मुर्मू। उनके बाद ऐसा नहीं होगा कि उनके परिवार का कोई व्यक्ति जो है राष्ट्रपति बन जाए, नहीं। इलेक्शन होगा प्रॉपर और जो इलेक्शन में जीतेगा, भले इलेक्शन में उनके परिवार का कोई व्यक्ति खड़ा हो जाए, जीत गया तो आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि द्रौपदी देवी के बाद जो है उनके परिवार का कोई व्यक्ति सीधे सीधे राष्ट्रपति बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि भारत एक गणतंत्रात्मक देश है, यहाँ पर संविधान का शासन है और यहाँ पर लोकतंत्र स्थापित है। इस वजह से हम हर बड़ी पोस्ट के लिए चुनाव की व्यवस्था रखते हैं, ठीक है। विश्व के ज़्यादातर देश साथियों स्वतंत्र तो हैं लेकिन गणतंत्र नहीं है। उदाहरण ले लीजिए इसका। उदाहरण यदि मैं इसका दूँ तो इसका बेस्ट उदाहरण है इंग्लैंड। अब इंग्लैंड देखो स्वतंत्र तो है लेकिन गणतंत्र नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इंग्लैंड में राष्ट्रपति, आपने सुना है क्या? इंग्लैंड में राष्ट्रपति नहीं होता है, रानी होती है जो कि सदैव एक ही राज परिवार से आएगी। तो इसको हम गणतंत्र नहीं कह सकते, ठीक है।
दूसरा एग्जाम्पल ले लो ऑस्ट्रेलिया। आप लोग मुझे सर्च करके बताना कि ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति का क्या नाम है, कुछ भी निकल के नहीं आएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रपति होता ही नहीं है। ऑस्ट्रेलिया कहीं ना कहीं आज भी खंडे स्वतंत्रता रखता है और आज भी इंग्लैंड के ही अधीन वो काम करता है, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया भी आज पूरी तरह से गणतंत्र नहीं है, क्योंकि वहाँ पर राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव नहीं होता। लेकिन हम बात करें भारत की, हम बात करें अमेरिका की, हम बात करें फ्रांस की, ये सारे के सारे देश कैसे हैं? ये सारे के सारे देश स्वतंत्र तो हैं ही, इसके साथ साथ गणतंत्र भी है, तो आपको इन्हें ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं ये सारे के सारे, ठीक है, ठीक है। तो फ्रांस के संविधान से हमने क्या लिया है साथियों? फ्रांस के संविधान से हमने लिया है गणतंत्रात्मक, और प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का जो आदर्श है, ठीक है ना, हाँ ठीक है, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमने कहाँ से लिया है? ये हमने फ्रांस के संविधान से लिया है। फ्रांसीसी क्रांति से ये जो हिस्सा है ये प्रेरित है, आपको ध्यान रखना चाहिए। साउथ अफ्रीका की बात करें कि साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया है, तो साथियों देख लो, साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया है? संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, ठीक है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। और इसके अलावा एक चीज़ हमने और ली है, वो है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ठीक है। थोड़ा सा इसे जूम कर लेता हूँ जिससे बेहतर ढंग से आपको दिखाई दे। चलिए, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ठीक है, ये भी हमने कहाँ से लिया है? ये भी साथियों हमने जो है दक्षिण अफ्रीका से ही लिया है। फिर आता है जापान। जापान से देखते हैं हमने क्या लिया है। जापान से हमने लिया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है, कानून के द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है उसके अनुसार हमें चलना होगा, और ये जो कॉन्सेप्ट है ये जापान के संविधान का है। और फिर आता है साथियों भारत शासन अधिनियम 1935, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। ध्यान रखना, भारतीय संविधान का 70% हिस्सा कहाँ से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। इसके महत्व का अंदाज़ा आप ऐसे लगा सकते हैं कि अगर हम ये कहें कि भारतीय संविधान कुछ और नहीं बल्कि भारत शासन अधिनियम का ही एक प्रतिरूप है, तो ये सेंटेंस गलत नहीं होगा। इसलिए गलत नहीं होगा साथियों क्योंकि भारतीय संविधान का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। आप इसकी महत्ता का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि देश आज़ाद कब हुआ? 1947 में, और संविधान कब लागू हुआ? 1950 में। आप सोच के देखिए कि 1947 से लेकर 1950 तक जब भारत का संविधान बना ही नहीं था तो देश कैसे चल रहा था? तो 1947 से लेकर 1950 तक जब भारत में कोई संविधान नहीं था, उस समय देश का शासन जो है भारत शासन अधिनियम से ही चलाया जा रहा था, और इसी अधिनियम की बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों को हमने संविधान में सीधे सीधे शामिल कर लिया। तो कभी आपसे पूछे भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, आपका जवाब होगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1935, भारत शासन अधिनियम 1935, ये तो है ही। इसके अलावा संघीय प्रणाली, राज्यपाल का कार्यकाल, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग और आपातकालीन विवरण, ये सारी की सारी व्यवस्थाएं कहाँ से ली गई हैं साथियों? भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, आगे है ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या क्या लिया है जरा देखते हैं। चलिए ठीक है, ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं जरा देखते हैं। तो देखो साथियों, ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या क्या लिया है, तो ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या क्या चीज़ ली है। सबसे पहली चीज़ ली है संसदीय व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था का अर्थ हुआ कि हमारे यहाँ लोकसभा है, राज्यसभा है और राष्ट्रपति है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये ब्रिटेन का ही है ना। जैसे हमारे यहाँ होता है लोकसभा, ब्रिटेन में होता है हाउस ऑफ कॉमन्स, हमारे यहाँ होती है राज्यसभा, ब्रिटेन में होता है हाउस ऑफ लॉर्ड, हमारे यहाँ होता है राष्ट्रपति, ब्रिटेन में होती है रानी। तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ये हमने कहाँ से अपनाया है? ब्रिटेन से अपनाया है, संसदीय शासन प्रणाली। दूसरा है विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। बिल्कुल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ब्रिटेन से हमने अपनाई है। एवी डायसी का ये सिद्धांत है, रूल ऑफ लॉ, यानी कानून से ऊपर कोई भी नहीं है, ये एवी डायसी का सिद्धांत है। इसके अलावा विधायी प्रक्रिया और एकल नागरिकता। ध्यान रखना, भारत के जितने भी नागरिक हैं उनके पास केवल एक प्रकार की नागरिकता होती है। कोई आपसे पूछता है आप कहाँ के नागरिक हो, आप क्या कहते हो? आप उत्तर प्रदेश के नागरिक हो, या फिर आप अपने शहर का नाम बोलते हो कि मैं कासगंज का नागरिक हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम नाम लेते हैं क्या? हम भारत के नागरिक हैं। और ये जो विचार है एकल नागरिकता का, हमने ब्रिटेन के संविधान से अपनाया है। जैसे हमारे भारत में सभी लोगों के पास एक प्रकार की नागरिकता है, वो किसकी है? सीधे सीधे केंद्र की, भारत की है। ये विचार हमने इंग्लैंड से अपनाया है। उसी प्रकार से इंग्लैंड के जो नागरिक होते हैं उनके पास भी केवल एक ही प्रकार की नागरिकता होती है। हालांकि विभिन्न देशों में विभिन्न प्रकार की नागरिकताओं का उल्लेख है। जैसे अमेरिका की बात करें तो वहाँ 2 प्रकार की नागरिकता होती है।
स्विट्जरलैंड की बात करें तो वहाँ 3 प्रकार की नागरिकता होती है, यानी तिहरी नागरिकता मिलती है, बट हमारे यहाँ प्रावधान जो है एकल नागरिकता का है और ये हमने इंग्लैंड के संविधान से अपनाया है। इसके अलावा मंत्रिमंडलीय प्रणाली, ठीक है ना, और संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद, ये सब जो है मैंने अभी जो बताया वही है, ठीक है। अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ली गई है जो आपको याद रखनी है, वो है फंडामेंटल राइट, यानी मूल अधिकार, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, तो याद रखेंगे मूल अधिकार लिए गए हैं साथियों कहाँ से, अमेरिका के संविधान से इनको लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। इसके अलावा न्यायपालिका की स्वतंत्रता, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं जरा इसे एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता से क्या मतलब है ना। फ्री जुडिशरी, स्वतंत्र न्यायपालिका जो शब्द है वो आएगा यहाँ पर, स्वतंत्र न्यायपालिका, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्वतंत्र न्यायपालिका। ये जो सिद्धांत है हमने अपनाया है अमेरिका से। अब इसका मतलब क्या है जरा मैं आपको बताना चाहता हूँ। स्वतंत्र न्यायपालिका का साथियों अर्थ ये हुआ कि भारतीय न्याय व्यवस्था जो है किसी भी सरकार के अधीन काम नहीं करती है, ठीक। हो सकता है आपको पहले से भी पता हो, और नहीं पता है तो आपको आश्चर्य होगा कि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इवन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जितने भी कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं या खुद जो जज हैं, वो किसी सरकार के अधीन काम नहीं करते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में काम करने वाला एक सिंपल सा क्लर्क जो सरकारी नौकरी कर रहा है, वो राज्य सरकार का कर्मचारी नहीं है, वो राज्य सरकार के अधीन काम नहीं कर रहा है। जो वहाँ डिस्ट्रिक्ट जज काम कर रहे हैं, सिविल जज काम कर रहे हैं, जूनियर डिवीज़न, सीनियर डिवीज़न, ये किसी सरकार के अधीन नहीं है। ध्यान रखना, ये स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, क्योंकि भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका का सिद्धांत है। हमारे यहाँ पर जो न्यायपालिका है उसको पूरी तरीके से स्वतंत्र रखा गया है, क्योंकि अगर हम इसे किसी सरकार के अधीन कर दें तो क्या आपको लगता है कि न्यायपालिका कभी भी सरकार के विरोध में जाकर के कोई फैसला सुना पाएगी? अगर ये सरकार के अधीन होंगे तो सरकार के अनुसार इन्हें चलना पड़ेगा और फिर इन्हें न्याय देने में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर न्यायपालिका सरकार के अधीन होती तो कोई भी राजनेता कभी भी जेल में नहीं जाता, क्योंकि सरकार जाने ही नहीं देती। अगर आप सरकार के खिलाफ फैसला सुनाएंगे, सरकार आपका ट्रांसफ़र कर देगी, आपको बर्खास्त कर देगी, तो न्याय हो कैसे पाएगा? इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने अमेरिका के संविधान का अध्ययन किया और उनसे ये हमने सिद्धांत लिया कि हमारी न्यायपालिका होगी स्वतंत्र, किसी के अधीन काम नहीं करेगी। इसीलिए स्वतंत्र न्यायपालिका को ध्यान में रखते हुए कि हमारे कोर्ट जो है फ्रीली वर्क कर सकें, एकदम अच्छे से न्याय दे सकें, ये सिद्धांत हमने अपना लिया। यानी हमारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसी सरकार के अधीन नहीं है, ये अपने आप में संस्था है, ठीक है ना। ये किसी सरकार के अधीन काम नहीं करते, अपने आप में ये स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। और ये जो सिद्धांत है साथियों हमने कहाँ से अपनाया है? अमेरिका के संविधान से अपनाया है। फिर है न्यायिक पुनर्वलोकन का सिद्धांत, जुडिशियल रिव्यू। देखिए इसको भी देख लीजिए। न्यायिक पुनर्वलोकन का मतलब होता है कि भारत में, ये जो शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है साथियों, है ना, जरा इसको मैं आपको बता देता हूँ इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है, जो शब्द है यहाँ पर वो है न्यायिक पुनर्वलोकन, इंग्लिश में बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, न्यायिक पुनर्विलोकन। ये जो शब्द है इसका मतलब ये है कि भारत में बनने वाले किसी भी कानून की व्याख्या न्यायालय द्वारा की जा सकती है। न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू का मतलब ही यही हुआ कि भारत में बनने वाला प्रत्येक कानून कोर्ट के द्वारा रिव्यू किया जा सकता है। अगर भारत में कोई भी कानून बना है तो वो संविधान की कसौटी पर सही है या नहीं है, मूल अधिकारों का कहीं हनन तो नहीं कर रहा है, या भारतीय जो न्याय प्रणाली है, जो संविधान है, उसके विरोध में तो नहीं है। इस बात की समीक्षा करने का अधिकार न्यायालय के पास है, कोर्ट के पास है। और बेसिकली किसके पास है तो मैं आपको बताना चाहूँगा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास ये अधिकार नहीं होता है कि वह कानूनों की व्याख्या कर सके, क्योंकि माना जाता है उन्हें अभी इतना अनुभव नहीं हुआ है कि वो कानूनों की व्याख्या या कानूनों की समीक्षा कर पाएँ, ठीक है, याद रखेंगे। तो ये जो अधिकार है ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास है। और ये जो सिद्धांत है हमने लिया है साथियों कहाँ से? अमेरिका के संविधान से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है उपराष्ट्रपति का पद, ये तो सबको पता है, ठीक है ना। और ठीक है, इसके अलावा अमेरिका से और भी चीज़ें ली गई हैं, जैसे न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को जो पद से हटाए जाने की प्रक्रिया है, जो बिल्कुल वही है जैसे राष्ट्रपति को हटाया जाता है और उससे हम बोलते हैं महाभियोग, तो बिल्कुल वही प्रक्रिया है। हालांकि राष्ट्रपति को हटाए जाने की प्रक्रिया को तो नाम महाभियोग देते हैं, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जजों को हटाए जाने की प्रक्रिया भले सेम है, लेकिन उसको महाभियोग नाम नहीं दिया जाता, प्रोसेस वही सेम है, ठीक है ना, ध्यान रखना। और राष्ट्रपति पर महाभियोग, इनको जो हटाने का प्रोसेस है वो यहीं से आया है।
फिर है आयरलैंड का संविधान, यहाँ से हमने अपनाए हैं डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, तो हम लोग जानते हैं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। और राज्यसभा के लिए जो 12 सदस्य नॉमिनेट होते हैं ना, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन का अर्थ है कि राज्यसभा में जो 12 सदस्य नॉमिनेट होते हैं उसकी भी जो प्रक्रिया है, जो आपके समाज कार्य है ना, रंगमंच इत्यादि क्षेत्रों से आते हैं, उनको नॉमिनेट किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये कॉन्सेप्ट भी हमने यहीं से अपनाया है। और फिर है साथियों कनाडा का संविधान। कनाडा के संविधान से देखिए हमने क्या लिया है, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना और केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय, इस तरीके से। ठीक है, तो देखिए सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, भारतीय संविधान को जब बनाया जा रहा था तो इस बात का विशेष ध्यान रखा गया कि हर स्थिति में केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली हो राज्यों से, है ना। ये संघीय व्यवस्था का मॉडल अपनाया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि अगर हम केंद्र को शक्तिशाली नहीं रखेंगे तो राज्य अपनी मनमानी करते हुए भारत के हजारों टुकड़े कर देंगे, और इसमें कोई दो राय नहीं है। वर्तमान में जो राजनीति चल रही है विभिन्न राज्यों में, चाहे आपका बिहार हो चाहे झारखंड हो, उनमें आप देखते हैं कि तोड़ने वाली राजनीति ज़्यादा है। और ये केवल इसलिए है ताकि इस राजनीति के तहत जो नेता हैं वो सत्ता में बने रहें। ऐसे में केंद्र का शक्तिशाली होना बेहद ही आवश्यक है, क्योंकि केंद्र शक्तिशाली होगा तभी संपूर्ण भारत को आपस में जोड़े रखेगा। और ये जो सिद्धांत है साथियों हमने अपनाया है कनाडा के संविधान से। इसके अलावा अवशिष्ट शक्तियाँ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। लेकिन इसके अलावा भी कुछ विषय ऐसे होते हैं जो इन तीनों में सम्मिलित नहीं है, तो उन्हें कहा जाता है अवशिष्ट विषय। और अवशिष्ट विषय या अवशिष्ट शक्तियां किसके पास हैं, सदैव केंद्र के पास होंगी। ऐसा विचार हमने कहाँ से लिया है, कनाडा के संविधान से लिया है। ठीक है, और राज्यपालों की नियुक्ति, तो राज्यपालों की नियुक्ति हम लोग जानते हैं कि राज्यपाल जो होता है नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा यानी केंद्र सरकार के द्वारा, और राज्यपाल नियुक्त होता है राज्यों में, और केंद्र और राज्य के बीच सेतु का काम करता है, ब्रिज का काम करता है भारत का, मतलब राज्य का राज्यपाल। ठीक है, तो ये एक छोटा सा टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मिली होगी। ठीक है, इसी तरीके के और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइबर बहुत कम है, इसका थोड़ा सपोर्ट दिखाओ, हम आपके साथ मेहनत करते हैं। और ये जितनी भी PDF है हमारे पास जो पेड ग्रुप में आती है उसको हम यहाँ फ्री पढ़ेंगे। तो फ्री पढ़ने के लिए थोड़ा सा बस सपोर्ट इतना करिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यार, और वीडियो को लाइक करिए और कमेंट की भरमार कर दीजिए, जिससे मुझे लगे कि हाँ मैं ठीक ठाक काम कर रहा हूँ। कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।